गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है किसी द्विध्रुव के कारण उसके किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। कोई द्विध्रुव दिया हुआ है, मतलब कोई दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, d है। मैंने मानो दोनों आवेश क्या है, z एक्स पर स्थित है। एक आवेश मान लिया अपने ने प्लस क्यू है और एक मान लिया अपने ने माइनस क्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी d है। इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर मूल बिंदु O है, जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है। इस P बिंदु पर अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मैंने माना कि बिंदु Q जो प्लस Q आवेश है उससे R1 बिंदु पर R1 दूरी पर स्थित बिंदु P है और माइनस Q आवेश से R2 दूरी पर स्थित है, ये अपने ने माना। ठीक है, अब जब हमें क्या करते हैं, ये एक्सिस Z एक्सिस है, ये एक्सिस X एक्सिस है। तो लास्ट टॉपिक में हमने इस द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अपने ने विभव ज्ञात किया था। उस विभव का फॉर्मूला क्या था, फाई इजिकल टू के पी कॉस थीटा बटे में आर स्क्वायर। ये अपने विभव का फॉर्मूला था। ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आप वहां जाके इसकी पूरी वीडियो देख सकते हो। इसे फुल वीडियो मिल जाएगी, फुल डेरिवेशन कराया हुआ मैंने। फाई जुलू के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, के क्या है, नियतांक है 9×10⁹, कोस थीटा कोण है, थीटा क्या है, देखो जेड एक्स में स्थित है ये बिंदु पी। जेड एक्स में जो बिंदु पी है तो उससे बिंदु पी की बीच का कोण थीटा है। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूं, तो ये दूरी कितनी होगी, यहां से यहां तक दूरी ये z है तो ये कितनी होगी z, और ये दूरी x है तो ये कितनी होगी x। x होगी। अपने क्या मान के चल रहे हैं, जो पॉइंट P है वो कहां से स्थित है, xz तल पर स्थित है। xz तल पर स्थित है तो मैं ये ले रहा हूं, इसका नाम देता हूं OPA। तो ट्रायंगल OPA में जो कोण A है ये 90 डिग्री कोण है। तो कौन सा ट्रायंगल है ये, ध्यान रखना समकोण ट्रायंगल है ये। समकोण ट्रायंगल है तो इसमें पाइथागोरस में लगा सकते हैं अपने। पाइथागोरस में क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण, मतलब ओपी क्या है, कर्ण। आधार क्या होगा, आधार ही हो जाएगा अपने पास एओ प्लस एपी की स्क्वायर। ओपी की स्क्वायर कितनी होगी, आर ओपी, तो आर स्क्वायर बराबर एओ जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये अपने पास आ गया। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब उनके बीच की दूरी एक्स और जेड में अपने पास आ गई। इसी प्रकार मैं इसी ट्रायंगल के अंदर कोस थीटा लगा रहा हूं। कोस थीटा था आधार बटे में कर्ण। अब थीटा के अनुरूप इसका आधार क्या होना चाहिए, आधार AO होना चाहिए। थीटा ये है तो आधार कौन सा होना चाहिए, A होना चाहिए। तो बराबर AO अपॉन में लंब PO। ये मैं मान निकालने के लिए इसमें ये बार बार लगा रहा हूं। पहले मैंने R का मान निकाला, अब मैं कोस थीटा निकालूंगा और फिर साइन थीटा निकाल लूंगा। तो मैं कोस थीटा निकाल रहा हूं। AO कितना है, Z
अपॉन में पीओ, पीओ कितना है आर, आर की वैल्यू अपने अभी फाइंड करी है, कितनी होती है अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस थीटा कितना आ गया जेड अपॉन में अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स। इसी प्रकार मैं इसी ट्रायंगल के अंदर साइन थीटा लगा रहा हूं। साइन थीटा क्या होता है लंब बटा में करण, लंब कितना है इसमें एपी है, तो एपी अपॉन में पीओ, ये वैल्यू कितनी है एक्स। तो ट्रायंगल ये है, ध्यान से देखना ट्रायंगल है कौन सा, अपने ट्रायंगल इसकी बात कर रही है ट्रायंगल। एपी कितना है इसमें एक्स अपॉन में आर, एक्स अपॉन में आर की वैल्यू क्या है अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स, ये अपने आ गया साइन थीटा। देखो अपना तीन संबंध आ गए, अपने साइन थीटा आ गया, कोस थीटा आ गया, आर की वैल्यू आ गई। अब देखो अपने जानते हैं फाई बराबर ये होता है, ये डायरेक्शन लास्ट टॉपिक में हमने करा है, तो इसमें मैं ये आर की वैल्यू है वहां ये पुट कर रहा हूं, कोस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, या आर है वहां आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, जहां कोस थीटा में कोस थीटा की वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्योंकि मैं वैल्यू इसलिए पुट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मान चाहिए। अब मैं डायग्राम को जरूरत नहीं है, डायग्राम उठा देते हमने। अब देखो फाइव बराबर क्या था मेरे पास के पी कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, ये होता है अपने पास फाइव विभव है। इसे लास्ट टॉपिक ये किया था इससे पहले। फाइव बराबर क्या होगा के का के पी का पी कोस थीटा जेड अपॉन में रूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो मैं इस पूरी वैल्यू फाइंड कर दी, पूरी वैल्यू रख दी। तो फाइव बराबर क्या आ गया के पी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, जो हाफ एडी 1 एडी, तो 1 प्लस हाफ 3/2, ये मेरे पास फाइव आ गया। देखो इससे पहले एक अपने टॉपिक किया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध, जो इससे पहले मैं टकरा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है, ये होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर बराबर माइनस डेल फाइव, ये माइनस डेल क्या है डेल ग्रेडियंट है, जब ग्रेडियंट फाइव कहते हैं अपने, फाइव तो क्या है विद्युत विभव, ई विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और डेल क्या होता है, डेल की वैल्यू देख लो क्या होता है आइटा डेल अपॉन में डेल एक्स डेल अपॉन में डेल वाई डेल अपॉन में डेल जेड, ये होता है अपने पास डेल वेक्टर। ये टॉपिक मैं संबंध करवा चुका हूं, आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक है, वहां जाकर आप डाउन से देख सकते हो। अब मैं इसके अंदर ये फाइव की वैल्यू रख रहा हूं, पहले से थोड़ा सोल्व करते हैं। फाइव की वैल्यू रखने से पहले इधर रफ कर देते हैं अपने, डेल डॉट फाइव है तो सर फाइव का मल्टीप्लाई करना है, तो ई वेक्टर क्या होगा माइनस डेल अपॉन डेल एक्स जे वेक्टर डेल अपॉन डेल वाई के वेक्टर डेल अपॉन डेल जेड, साथ में आ गया फाइव आ गया। अब देखो अपने जानते पी पॉइंट कौन से एक्स पर स्थित है, वो जेड एक्स या एक्स जेड तल पर स्थित है। तो देखो इसका एक्स वेक्टर क्या होगा डेल फाइव पॉइंट में डेल एक्स, एक्स वेक्टर है, पहले मैं एक्स वेक्टर फाइंड करूंगा फिर मैं जेड वेक्टर फाइंड करूंगा। वाई फैक्टर इसका जीरो होगा, जो वाई फैक्टर पर ये है ही नहीं पॉइंट, तो पॉइंट है ही नहीं, तो वहां विद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा, तो वहां विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, उसका विद्युत क्षेत्र मान कितना होगा जीरो होगा। इसलिए हम पहले एक्स पर फाइंड करेंगे फिर मैं जेड पर फाइंड करेंगे, तो पहले मैं एक्स पर फाइंड कर रहा हूं, तो ये फाइव की वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं, ई एक्स बराबर माइनस
आइटा डेल अपॉन में डेल के पी जेड। ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, एक्स से सापेक्ष अवकलन करना है। तो के वी के इसमें कांस्टेंट है, एक्स से सापेक्ष करना है तो के कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, जेड कांस्टेंट। तो सिर्फ नीचे नीचे करेगा, जो कांस्टेंट मैं बाहर ले रहा हूं सारा कुछ, तो ये बाहर आ जाएगा। के पी जेड, आपने एक्स लगा दिया तो आई वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आई वेक्टर लिखना लिख लो, आगे अपने काम आएगा। ठीक है, डेल अपॉन में डेल एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -3/2। अब मुझे इसका करना है। अब मैं इसका अवकलन करूंगा, इसका पूरा वर्णन कर देते हैं अपने अवकलन का कि इसका अवकलन कैसे होएगा। अपने एक्स लगा दिया तो आइटा लगाओ ना लगाओ, जो एक्स ये शो कर रहा है कि आइटा, वो आइटा भी शो क्या करता है, एक्स एक्स है, इसलिए आइटा में हटा देता हूं, कोई मतलब नहीं इसका। जो एक्स एक्स भी शो क्या कर रहा है कि एक्स पर है, आइटा क्या करता है, एक्स एक्स। पावर आगे आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है, इसको -3/2 जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1, तो -5/2 हो जाएगा, इंटू जेड स्क्वायर का 0 और एक्स का 2x। ये आ गया। तो EX कितना आ गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3kpzx बटे में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5/2। ये आ गया। देखो जेड पॉइंट में कोष्ट गया, जेड पॉइंट में ये था और एक्स पॉइंट में क्या है, एक्स पॉइंट में ये, मतलब अंडरूट मतलब ए पावर गई तो बाकी कितनी बच गई, 3/2 बच गई। देखो इसको अपने थोड़ा सोल्व करके दिखाता हूं आपको कैसे सोल्व होगा ये। तो ये EX है, 3kp इधर आ गया बार, इससे कोई मतलब नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, जेड पॉइंट में अंडररूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स के लिख सकता हूं इसको, एक्स पॉइंट में अंडररूट जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर में कितनी बच के नीचे पावर जेड स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3/2। इनको प्लस करो, 3/2 प्लस हाफ तो कितनी होगी, 5/2, 3 4 5/2, पावर नीचे पूरी होगी, जेड एक्स आ गया। अब देखो ये क्या है, cos थीटा sin थीटा 1 में r की पावर क्यूब, थ्री kp cos थीटा sin थीटा अपॉन में r क्यूब, मतलब एक्स एक्सिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी आएगी। 3/2 है, r क्या होता है 1/2, तो 1 की पावर 3 तो 3 आ गया। इसी कारण मैं जेड एक्सप्रेशन निकाल रहा हूं, ई जेड की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं कि जेड एक्स पर कितना आएगा। ई जेड चाहिए मुझे, ई जेड के लिए मुझे कौन सा चाहिए, जेड एक्सिस वाला चाहिए, डेल फाइव पॉइंट में डेल जेड चाहिए मुझे, डेल पॉइंट में डेल जेड, फाइव की वैल्यू जेड ही अपने रफ कर दी, अपने फाइंड की थी, के पी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब जेड और एक्स दोनों कहेगा तो यू अपॉन में वी, फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें, यू अपॉन में वी, पहले यू का करेंगे वी छोड़ेंगे, फिर वी का करेंगे यू छोड़ेंगे, अपॉन में वी की स्क्वायर। बार क्या आ गया, के पी बार आ गया, पहले यू का अवकलन करने पर जेड का किया 1 आ गया, तो वी अपने पास कांस्टेंट में आ गया, माइनस
u कांस्टेंट, v का किया, ये अभी करके आया मैं जेड स्केयर प्लस के पावर -3/2 का, तो ये वैल्यू आई थी, ये अपने लिख देते हैं। इंटू में 2z, पावर क्या किया, a पावर कम हुई तो -5/2 हो गया, x का 0 हो गया और z का क्या होगा 2z हो गया। अब तो कैंसिल आउट क्या हो रहा है इसमें से, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बाकी और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अपने लिख दिए इसमें जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर माइनस जेड स्केयर माइनस माइनस प्लस 3z स्केयर प्लस 3z स्केयर इंटू में जेड स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर -5/2। अपने अवकलन करने पर ये वैल्यू आ गई, इसको वापिस सोल्व करेंगे, जब वापिस सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू फिर अपने निकालेंगे, मतलब अवकलन किया तो अवकलन करने पर अपने ये वैल्यू फाइंड हो रही है, उसके फिर मान निकालते हैं, इसके आगे करते हैं इसको, तो उस अपने देख रह गया, देखो यहां माइनस होता है, जैसे हमने यहां माइनस लिया था यहां भी माइनस है, तो आगे ये माइनस लगा देते हैं अपने, तो माइनस KP है इसलिए ये माइनस अपने लगा देते हैं। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके मैं सीधी वैल्यू लिख रहा हूं और ये पूरा करके आता हूं, जेड स्केयर, जेड अपॉन में क्या होता है कोस स्केयर का होता है, मतलब क्या बनेगा 3 कोस स्केयर अपॉन में r क्यूब बन जाएगा, और ये क्या है r क्यूब, तो 1 अपॉन में r क्यूब, और ये क्या है 3 कोस स्केयर थीटा, तो 3 कोस स्केयर थीटा अपॉन में r क्यूब -1 अपॉन में r क्यूब, तो 3 कोस स्केयर थीटा -1 हो जाएगा। जब पूरा सोल्व करें क्या आएगा KP, ये 3 कोस के थीटा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा -1 जो माइनस मल्टीप्लाई हो गया अपॉन में r क्यूब, तो EZ की वैल्यू ये आ गई 3 कोस के थीटा -1 अपॉन में r क्यूब। जब पूरा सोल्व किया, सोल्व करने अपनी वैल्यू ये फाइंड होती है 3 कोस के थीटा -1 अपॉन में r क्यूब। ये EZ की वैल्यू है, ये EX की वैल्यू है, और इसके लिए EY क्या होगा, E के Y का मान 0 होगा, क्योंकि Y एक्सिस पे है ही नहीं, तो Y एक्सिस है नहीं तो उसका विद्युत क्षेत्र भी मान नहीं होगा, तो टोटल E क्या होगा ये होता है, इसके मान 0 होगा, तो E वेक्टर क्या होगा, X और Y का ले रहेगा सिर्फ, तो X और Y एक्सिस के लिए इसका मान लिखेंगे, तो मोड ऑफ E क्या होगा I वेक्टर EX, तो मोड ऑफ E वेक्टर अंडर रूट EX के प्लस EZ स्केयर, अंडर रूट EX के प्लस EZ स्केयर, अपने ये वैल्यू आ गई। अब इसमें अपने मान रखना है, अपने EX का मान रख देते हैं और EZ रखते हैं, दोनों की स्केयर करके अपने अंडर कर देते हैं, तो हमें E वेक्टर का मान आ जाएगा, EX की स्केयर, इस पूरी की स्केयर, EZ है ना, अपनी इधर रफ कर लेते पहले,
इसका अपना सोल्व करते हैं पूरा। 3 की स्केयर 9, 9 के स्केयर पी स्केयर कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा अपॉन में आर की पावर 6 प्लस इसके पहले इसके साथ फिर इसके साथ के स्केयर पी स्केयर बटे में आर की पावर 6 और ब्रैकेट में क्या आएगा इसके 3 का किया 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 3 टू 6 कोस स्केयर थीटा। तो ये आ गया साथ में इसके, ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई में इसके पूरा ये जो ये वैल्यू है इसके साथ में मल्टीप्लाई में है। इसको आगे सोल्व करेंगे अपने। अब दो कॉमन क्या रहे दोनों में, कॉमन आ रहा है के स्केयर पी स्केयर आर की पावर 6, तो ये बाहर जाएगा तो के पी अपॉन में आर की पावर 3 हो जाएगा। तो ये मैं ले लेता हूं के पी अपॉन में आर की पावर 3 बारी। अंदर क्या बच गया के पी में आर की दिख गया, तो ये बच गया 9 कोस के थीटा साइंस के थीटा। यहां क्या बच गया प्लस 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 माइनस 6 कोस स्क्वायर। इन दोनों में कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, या 1 की जगह अपने साइंस की थीटा प्लस कोस की थीटा लिख के भी सोल्व कर सकते हैं अपने। तो अब इसको अंदर अपने सोल्व करते हैं। इन दोनों कॉमन आएगा, यहां साइंस की थीटा प्लस 1 बचा, और इन दोनों में कॉमन लेंगे जब अपने तो कोस की थीटा कॉमन आ जाएगा, कोस की थीटा साइंस की थीटा बचेगा। तब इन दोनों कॉमन ले लेते हैं अपने। क्या है कॉमन 3 कोस स्क्वायर थीटा आएगा, तो 3 साइंस के थीटा माइनस 1 प्लस 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1, यहां 2 बचेगा, तो 3 2 जा 6। अब 3 साइंस के थीटा, साइंस के थीटा लिख सकते हैं अपने कोस के थीटा माइनस 1 या 1 माइनस कोस के थीटा। तो मैं यहां लिख रहा हूं 1 माइनस कोस के थीटा साइंस की जगह। तो ये होता है साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं साइंस के थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो 1 माइनस कोस के थीटा, तो मोड ऑफ ई वेक्टर बराबर के पी पॉइंट में आर क्यूब अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर है ही, साइंस के थीटा की जगह मैं 3 माइनस 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस इसके साथ जो मल्टीप्लाई में है प्लस में है 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1। सब पर अंडर रूट है, ये पूरे पर अंडर रूट ध्यान रखना, इसके पर इसके आगे टर्म है ये। थ्री से मैं 2 गया 1 बच गया, तो यहां आ गया 3 कोस स्क्वायर थीटा, अंदर मल्टीप्लाई किया क्या माइनस कोस की पावर 4 थीटा प्लस 9 कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1 की पावर 1/2। आप समझ में आया? इस तरह ये आ गया, ये पूरा सोल्व करके दिखा रहा हूं कैसे फॉर्मूला बनेगा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अंदर क्या बच गया के पी अपॉन में आर क्यूब 3 कॉस के थीटा प्लस 1 पावर हाफ। ये आगे विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला
ये विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है, जो वहां पर विद्युत तीव्रता आएगी, मतलब इतनी विद्युत तीव्रता वहां पर अपने को स्थापित होगी जहां अपने करना चाह रही है। 1 + 3 cos के थीटा मोड ऑफ ई वेक्टर Kp अपॉन में r क्यूब 3 cos के थीटा प्लस 1 की पावर अंडर मतलब हाफ पावर। ये इतना अपना फॉर्मूला आ गया। यही अपना द्विध्रुवकांड किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला है। ऐसे ही अपने उसको निकाल सकते हैं अपने tan अल्फा, उसके साथ जो कोण बनाएगा sin थीटा बटे में cos थीटा आएगा। tan अल्फा फॉर्मूला लिखना हमने sin और cos में ना लिखकर अपने Ez और Ex में लिख सकते हैं। क्या होता है Ez बटे में Ex, Ez बटे में Ex, दोनों के फॉर्मूले क्या थे? Ez का उसमें Kp तो कट जाएगा, तो Ez में क्या था 3 cos के थीटा माइनस 1 बचेगा। Ez में क्या बचेगा 3 cos के थीटा माइनस 1, इसमें 3 cos थीटा sin थीटा बचेगा। ये tan अल्फा का बनेगा, उसके साथ था कोण बना रहा। जो अपने मेन फॉर्मूला डेरिवेट करना था वो ये फॉर्मूला है, P बिंदु पर इतना आएगा। पूरा कैलकुलेशन करके दिखा दी मैंने, इस साथ कैलकुलेशन होगी। tan अल्फा का Ez अपने Ex होता है, Ez में जो Kp कट गया इनका तो ये बचा। इसको आगे सोल्व कर सकते हैं अपने, तो कैसे सोल्व करेंगे? 3 cos के थीटा अपॉन में 3 cos थीटा sin थीटा माइनस 1 अपॉन में 3 cos थीटा sin। cos से cos कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो, क्या बचा 1 अपॉन में sin थीटा। यहां क्या बचा 1 अपॉन में 3 cos थीटा sin थीटा। तो इसका ये टर्म ये भी है, इस टर्म के रूप में भी अपने इसको ये लिख सकते हैं, या इस टर्म के रूप में हम इसको मान सकते हैं। जो tan अल्फा क्या है, जो उसकी प्रवणता के साथ कोण बन रहा है, तो एक ये भी एक ये भी है। अब तो इसमें दो कंडीशन आती है, 0 डिग्री और 90 डिग्री। देखो 0 डिग्री होगा tan अल्फा और E क्या होगा। अब अपन इस कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, जो द्विध्रुव अक्ष पर हो, मतलब कोण कितना हो बीच में 0 डिग्री हो, तो cos थीटा कितना होता है इसके लिए 1 होता है, पर sin थीटा कितना होता है sin 0 होता है। तो मोड ऑफ ई वेक्टर क्या होगा Kp अपॉन में r क्यूब इंटू में 3 + 1 4 इंटू 2, मतलब 2 Kp अपॉन में r क्यूब होगा। मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इतना विद्युत तीव्रता होगी। जब वो निरक्ष स्थिति पर हो, वो कोण देख लो कितना होगा tan अल्फा का मान cos थीटा 1 3 इंटू 1 माइनस 1 नीचे पर 0 हो गया, तो 1/0 सिचुएशन बन गई। जब कितनी मान लो तो क्या आ गया अनंत आ गया। तो अल्फा मान अनंत किस पे होता है 90 डिग्री, मतलब अल्फा मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। सेकंड कंडीशन देख लो, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री, जब द्विध्रुव किस पर स्थित हो निरक्ष स्थिति पर स्थित हो, ये अक्ष पता है ये निरक्ष पर स्थित हो, तो cos 90 0 और sin 90 1 होता है, तो ये 0, तो इसका E के वैल्यू कितनी होगी Kp अपॉन में r क्यूब होगी। तो ये 0 हो गया, ये 1 कम होता है, जो सबसे कम मान इसका इतना होगा विद्युत क्षेत्र का, सबसे अधिकतम मान इसका इतना होगा। और tan अल्फा कितना होगा इसका, ये 0/1 0 होगा, तो अल्फा मान कितना होगा 0, मतलब जो अल्फा कोण बनेगा वो 0 डिग्री बनेगा, दोनों उल्टा होगा। मतलब ये देखो जब इसके अक्ष पर स्थित होगा, ये जब द्विध्रुव अपने अक्ष पर स्थित होगा दोनों, जो बीच में कोण 0, तो जो अल्फा का मान होगा वह 90 डिग्री होगा, और जो अधिकतम मान प्राप्त होगा
द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता अपनी अधिकतम प्राप्त होगी, वो कितनी होगी 2 kPa पॉइंट में R क्यू। जब ये निरक्ष पर स्थित होंगे कोण कितना के बीच में थीटा 90, तो अल्फा मान 0 प्राप्त होएगा और लेकिन अपने निम्नतम विद्युत क्षेत्र तीव्रता प्राप्त होगी। तो ये थी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। थैंक यू।